बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ को स्टडी किया और हमने ये देखा कि बेसिकली कूलम्स लॉ जो है वो हमारी हेल्प करता है अगर दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान आपने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालनी हो, बेशक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, आपने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो निकालनी है और उसके बाद जो है वो डायरेक्शन निकालनी है, तो आप जो है वो कूलम्स लॉ इस्तेमाल करते हैं। तो आज सबसे पहले हम एग्जांपल 12.1 जो है वो करेंगे। मैं इसकी स्टेटमेंट जो है वो रीड करता हूँ और उस स्टेटमेंट के साथ साथ जो है वो हम इसकी डायग्राम जो है वो बना लेंगे और फिर इसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चार्जेस Q1 इज़ इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज़ इक्वल टू 50 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड इन XY प्लेन एट पोजिशन R1 इज़ इक्वल टू 3J यूनिट वेक्टर एंड R2 इज़ इक्वल टू 4I यूनिट वेक्टर रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब है दो चार्जेस हैं। मैं पहला चार्ज जो है Q1 वो 100 माइक्रोकूलम के इक्वल हमने ले लिया। Q2 हमें बताया गया है कि ये 50 माइक्रोकूलम के इक्वल है। जो फर्स्ट चार्ज की पोजीशन है इसको हम R1 कह देते हैं, ये 3.0 J यूनिट वेक्टर, और जो R2 है जो सेकंड चार्ज है वो है 4.0 इंटू I यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास डाटा जो है वो हमें दे दिया गया रिस्पेक्टिवली। वेयर द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन मीटर, तो इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस हैं ये मीटर में मेजर किए गए हैं। कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q2, हमने Q2 के ऊपर लगने वाली फ़ोर्स जो है वो क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। यानी हमारा बेसिक मकसद है कि हम Q2 के ऊपर लगने वाली फ़ोर्स को कैलकुलेट करें। तो सबसे पहला काम ये कि हम यहाँ पर XY प्लेन जो है वो ड्रॉ करते हैं। ये X एक्सिस और ये Y एक्सिस हमने प्लॉट कर लिया। Q1 जो फर्स्ट चार्ज था वो उसकी पोजीशन अगर आप देखें वो है 3.0 J यूनिट वेक्टर। अब J यूनिट वेक्टर आप सब जानते हैं कि ये Y एक्सिस के ऊपर मौजूद है। इसका मतलब है कि ये Y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है जिसके ऊपर Q1 मौजूद है और O पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का फासला, यानी ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का जो फासला होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 3 मीटर के इक्वल, क्योंकि डिस्टेंसेस मेजर मीटर में हो रहे हैं। और जो Q2 सेकंड चार्ज है उसकी पोजीशन है 4.0 इंटू I यूनिट वेक्टर। तो I यूनिट वेक्टर आप जानते हैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो कुछ इस लोकेशन के ऊपर मौजूद होगा। मैं इसको नाम देता हूँ, ये Q2 है और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का फासला, यानी ओरिजिन से लेके इस Q2 तक का जो फासला होगा ये फासला जो है वो 4 मीटर के इक्वल है। अब हमने Q2 के ऊपर लगने वाली फ़ोर्स कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब है हमें चाहिए फ़ोर्स ऑन Q2। अब ये अप्लाई कौन करेगा, ये चार्ज नंबर 1 अप्लाई करेगा। इसका मतलब है एक्चुअली में हमें ये मालूम करना है फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 अप्लाइड बाय चार्ज नंबर 1। तो कल हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, ये किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्केयर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास जो है वो इसका फॉर्मूला है। अब इसमें जो सबसे पहली बात, Q1 की वैल्यू हमें गिवन है, Q2 की वैल्यू गिवन है। R का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, यानी ये जो Q1 और Q2 के दरमियान ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम जो है वो क्या है, R। सबसे पहला काम ये है कि हम ये R21 मालूम कर लेते हैं, यानी वो वेक्टर जो Q1 और Q2 को आपस में कंबाइन कर रहा है। तो आपने पोजीशन वेक्टर जब मालूम करना होता है तो आप फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन के वेक्टर को माइनस कर देते हैं, R2 माइनस R1। अब R2 की वैल्यू है 4.0 इंटू I यूनिट वेक्टर, R1 की वैल्यू है 3.0 इंटू J यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास जो है वो आ गया पोजीशन वेक्टर। अब इस पोजीशन वेक्टर की हम मालूम करते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए आप जानते हैं ये सिंबल, और इस मैग्नीट्यूड को हमने नाम दे दिया कि ये R के बराबर है। तो आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम करनी हो तो क्या करते हैं, X कंपोनेंट का स्केयर प्लस Y कंपोनेंट का स्केयर और फिर स्केयर रूट कर लेते हैं। तो 4 का स्केयर करेंगे 16, -3 का स्केयर करेंगे तो वो +9 ही आएगा, तो ये 25, और उसका स्केयर रूट जब आप करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट काम आप ये करें कि आप यहाँ पर R21 यूनिट वेक्टर, ये जो हमारे पास यूनिट वेक्टर यहाँ पर
इस्तेमाल होना है वो हम मालूम कर लेते हैं। तो ये है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर है 4.0 इंटू आई यूनिट वेक्टर माइनस 3.0 इंटू जे यूनिट वेक्टर, और उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो है 5। यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि R21 भी मीटर्स में है और उसकी मैग्नीट्यूड भी मीटर्स में है, वो कैंसिल हो जाएगी रेशियो की वजह से। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू है 100 माइक्रो कूलम, तो 100 माइक्रो की जगह 10⁻⁻⁶। Q2 की वैल्यू है 50 माइक्रो कूलम, तो 50 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय आर स्केयर। आर की वैल्यू है 5 मीटर, आप इसका स्केयर कर लें, ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय R21 यूनिट वेक्टर, तो वो है 4.0 इंटू आई यूनिट वेक्टर माइनस 3.0 इंटू जे यूनिट वेक्टर ओवर 5। सबसे पहला काम, आप 25 को इससे कैंसिल कर दें, तो ये आ जाएगा 4। 5 को इस 50 से कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा 10। अब ये 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 36 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶, और ये 10⁻⁻1, तो ये बन जाएगा 10⁻⁹ -6, ये -6 और ये +1, और ब्रैकेट में आ जाएगा 4.0 इंटू आई यूनिट वेक्टर माइनस 3.0 इंटू जे यूनिट वेक्टर। अब ये 9 + 1 ये बन जाएगा 10, -6 4, ये भी -6 करेंगे तो -2, 10⁻⁻2, और 10⁻⁻2 का मतलब ये होता है, यानी अगर मैं यहाँ पर 10⁻⁻2 लिखूँ तो इसको यूँ लिखा जा सकता है 1/10⁻2 या 1/100, यानी 100 से डिवाइड करना। तो 36 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.36, और ब्रैकेट में आ जाएगा 4.0 इंटू आई यूनिट वेक्टर माइनस 3.0 इंटू जे यूनिट वेक्टर। अब आप 0.36 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 1.44 इंटू आई यूनिट वेक्टर माइनस 0.36 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 1.08 इंटू जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। और फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन, तो आप यहाँ पर यूनिट लिख दें। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है ये वेक्टर फॉर्म में आया है, हमें इसकी मैग्नीट्यूड अलग कर देनी है और इसकी डायरेक्शन को जो है वो अलग कर देना है। तो सबसे पहले हम जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। तो मैग्नीट्यूड मालूम करने का तरीकाकार अभी हम देख के आए हैं कि x कंपोनेंट का स्केयर 1.44, इसका स्केयर कर लें, y कंपोनेंट -1.08 का स्केयर, आप इन दोनों का स्केयर करके ऐड करें और स्केयर रूट करें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.8 न्यूटन। तो ये नेट फोर्स है जो Q1 Q2 के ऊपर अप्लाई कर रहा है। दूसरे नंबर पे हमें एंगल जो है वो मालूम करना है। अब Q1 Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में है, यानी ये जो मैंने एरो हेड लगाया है ये F21 है। अब ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल है थीटा। तो थीटा की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं? टेंजेंट इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट। यहाँ पर फोर्स का y कंपोनेंट है -1.08 ओवर x कंपोनेंट, वो है 1.44। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे और टेंजेंट इनवर्स मालूम कर लेंगे तो आंसर आएगा -37 डिग्री। अब ये माइनस का क्या मतलब है? आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर एंगल आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लें तो वो नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये एक्स एक्सिस से एक तो नीचे की जानिब है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसलिए -37 डिग्री। लेकिन किस एक्सिस के साथ ये एंगल बन रहा है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो ये हमारा 12.1 एग्जाम्पल का सोल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है फील्ड्स ऑफ फोर्स, और हमने जिस फील्ड को डिस्कस करना है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहा जाता है। अब सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन कि व्हाट इज़ फील्ड। आप इंग्लिश में पढ़ते हैं फील्ड जो है वो खेतों को कहा जाता है, जगह को कहा जाता है। फिज़िक्स में फील्ड किस चीज़ को कहा जाता है? जब कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी को स्पेस में, स्पेस का मतलब यहाँ पर है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी ऐसी जगह जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो, तो वहाँ पर अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, यानी ये जो स्पेशल का वर्ड है ना, स्पेशल का मतलब स्पेशल नहीं है, ये स्पेस से निकला है।
तो स्पेस में अगर किसी फिज़िकल क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, अलग अलग जगहों के ऊपर जो है वो उसको फैला दिया जाए, तो उसको कहा जाता है फील्ड। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप जानते हैं कि हम ज़मीन के ऊपर रहते हैं, ज़मीन के इर्द गिर्द जो है वो एटमॉस्फेयर मौजूद है। ये जो एटमॉस्फेयर है यानी हवा का जो गिलाफ ज़मीन के गिर्द मौजूद है, ये एक फील्ड है। अब इसके अंदर क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है? प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। आप जानते हैं ज़मीन के ऊपर प्रेशर जो है वो डिफरेंट है। ज़मीन से अगर आप फासले पे चलते जाएं, ऊपर की जानिब चलते जाएं, तो प्रेशर जो है वो क्या होता जाएगा? मुख्तलिफ होता जाएगा। तो अलग अलग जगहों के ऊपर आप जब प्रेशर मालूम करेंगे तो मुख्तलिफ आएगा। सिमिलरली अगर आप अलग अलग जगहों पे टेम्परेचर मालूम करेंगे तो वो भी मुख्तलिफ आएगा। तो इसका मतलब ये एक टेम्परेचर फील्ड को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली आपने ये सुना हुआ है कि ज़मीन के इर्द गिर्द ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड है, ज़मीन के इर्द गिर्द ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड जो है वो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को अगर आप किसी ख़ास जगह के ऊपर, किसी लोकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वो फील्ड बन जाती है। अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें ये कहता है कि अगर कोई से दो पॉइंट मैसेज हैं, यानी ये एक पहला पॉइंट मैस जिसका मैस है m1, ये एक और पॉइंट मैस जिसका मैस है m2, और इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? r। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो होगी Gm1 m2 और r। इसका मतलब है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें इन दोनों मैसेज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। सिमिलरली कल हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, उसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज हो Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज हो Q2, और इनके सेंटर्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो r के इक्वल, तो आप इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन इस फार्मूले से जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कूलम्स लॉ और न्यूटन लॉ जो है वो हमें हेल्प करता है ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स मालूम करने में। अब दो बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो अराइज़ होते हैं। वो बेसिक क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कि ये जो इन दोनों के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स का ओरिजिन क्या है, यानी ये कहाँ से जो है वो ओरिजिनेट हो रही है, क्या वजह क्या है इसके पीछे, क्या राज है। सिमिलरली ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, सिमिलरली ये दूसरा चार्ज भी उसके ऊपर रिएक्शन की फ़ोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उसका क्या ओरिजिन है। तो पहली बात कि इन दोनों फोर्सेस का ओरिजिन क्या है। नंबर 2, ओरिजिन के बाद दूसरी बात ये है कि आप जानते हैं फोर्सेस दो तरह की होती हैं, एक को कंटेक्ट फोर्स कहा जाता है और दूसरे को नॉन कंटेक्ट फोर्स कहा जाता है। कंटेक्ट फोर्स की जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, फ्रिक्शन। इसका मतलब है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान फ्रिक्शन उसी वक्त होगी जब वो दोनों आपस में कंटेक्ट पे आएंगे। मसलन मैं एक स्मूथ सरफेस के ऊपर अपने हाथ को यूँ जो है वो स्लाइड करवाता हूँ तो कम फ्रिक्शन की फ़ोर्स के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ रहा है, और अगर एक रफ़ सरफेस के ऊपर जो है वो मैं अपने हाथ को जो है वो मूव करवाऊँगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो वो है एक कंटेक्ट फोर्स। ये जो फोर्सेज हैं ये नॉन कंटेक्ट फोर्सेज हैं, यानी अगर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में नहीं भी हैं, उनके दरमियान फासला है, तब भी ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे के ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो एक्ट कर रही हैं, तो ये नॉन कंटेक्ट फोर्सेज हैं। अगर नॉन कंटेक्ट फोर्सेज हैं तो दरमियान में ऐसा क्या मैकेनिज़्म है, दरमियान में ऐसा क्या जादू है, क्या राज है जिससे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है या एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी एक जिस्म से दूसरे जिस्म तक पहुंचने के लिए जो मैकेनिज़्म, जो तरीक़ाकार जो है वो बीच में हाई लैब जो बीच में मौजूद है वो क्या है। तो ये दो बेसिक क्वेश्चन हैं जो हमारे जहन में आते हैं। अब ये जो पहला क्वेश्चन है ये है ओरिजिन, के व्हाट इज़ द ओरिजिन। अब ओरिजिन जो है वो क्या है, तो उसका जवाब अभी तक साइंटिस्ट के पास जो है वो कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि एक्चुअली में ये दोनों जो क़ुव्वतें हैं, ये दोनों जो फोर्सेस हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक फोर्स, ये असल में कुदरती तौर पे जो है वो मौजूद हैं, और हम कहते हैं कि ये क्या हैं, बेसिक फोर्स ऑफ नेचर हैं दोनों। और भी हैं बेसिक फोर्सेस, लेकिन फ़िलहाल हम इन दोनों की डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी चैप्टर नंबर 21 में हम उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो इसका मतलब है पहले सवाल का जवाब तो हमने बड़ी आसानी से जान छुड़ा लिया कि ये जी कुदरती तौर पे जो है वो मौजूद हैं,
और ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी ये कहती है कि एक्चुअली में इस कायनात के बनने से पहले एक ही फोर्स थी, और जैसे ही बिग बैंग हुआ तो उसके बाद वो फोर्स जो है वो 4-5 अलग अलग कंपोनेंट्स में तकसीम हो गई। तो पहला सवाल का जवाब तो अब हमने इसको एज़ इट इज़ अपने जहन में बिठा लेना है कि ये बेसिक फोर्सेस हैं और इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो एज़ इट इज़ हमने क्या करनी है, एक्सेप्ट करनी है। ठीक है। दूसरी बात, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हम आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक कैसे पहुंचती है, तो उसके बारे में सबसे पहले जो हमें आइडिया दिया वो किसने दिया, वो दिया माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने ये कहा कि कोई भी चार्ज अगर किसी एक लोकेशन के ऊपर मौजूद है, मसलन मैं कहता हूँ ये एक चार्ज है और इस चार्ज की मैग्नीट्यूड है Q, और ये कौन सा चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज के बारे में हम कल डिस्कस कर चुके कि यानी इसमें तमाम का तमाम जो मैटर है, यानी ये जिस मैटर से मिलकर बना हुआ चार्ज, वो सब एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड है, यानी एक नुक्ते की तरह जो है वो मौजूद है। तो उसने कहा कि ये जो पॉइंट चार्ज होता है वो अपने इर्द गिर्द एक स्पेस डेवलप कर लेता है, यानी एक रीजन डेवलप कर लेता है, यानी अपने इर्द गिर्द जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर एक ऐसा रीजन डेवलप कर लेगा कि जब उस रीजन के अंदर इस जैसा कोई और चार्ज आएगा तो वो चार्ज उस रीजन के अंदर इस चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन महसूस करेगा। इसके इर्द गिर्द जो रीजन है उस रीजन को क्या कहा जाता है, उस रीजन को इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि उसने ये कहा कि ये कुदरती तौर पे हर चार्ज के अंदर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मौजूद है, यानी उसकी अंदरूनी एक खासियत है उसके अंदर कि वो अपने इर्द गिर्द एक रीजन, जिस रीजन को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो रीजन डेवलप कर लेता है, और उस रीजन के अंदर जब कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये वाला चार्ज उसके ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर टेस्ट करना है तो आपको 2 स्टेप्स में से गुजरना पड़ेगा। वो 2 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला कि ये जो चार्ज है, जिस चार्ज की वजह से पैदा हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम ये होगा कि जहाँ पर इस चार्ज को रखा जाएगा ये चार्ज जो है वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप कर लेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको E से, कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैं यहाँ पर कैपिटल E जो है वो लिख रहा हूँ। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए मैं इसके ऊपर जो है वो वेक्टर का निशान भी लगा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज Q अपने इर्द गिर्द क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप कर लेगा। नंबर 2, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करना है कि क्या भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मौजूद है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, हम कोई और चार्ज, जिस चार्ज को क्या कहा जाता है, टेस्ट चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, टेस्ट चार्ज, और उसको Q0 के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और हमेशा इसको पॉजिटिव ही ट्रीट किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी में ये कन्वेंशन है कि टेस्ट चार्ज हमेशा हमने पॉजिटिव ट्रीट करना है। नंबर 2, अब ये टेस्ट चार्ज भी तो एक पॉइंट चार्ज ही है, ये भी एक पॉइंट चार्ज है, और ये जो सोर्स है यानी जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं, ये भी एक पॉइंट चार्ज है। तो इन दोनों का फ़र्क कैसे पता चलेगा, तो फ़र्क ऐसे होगा कि ये जो टेस्ट चार्ज होना चाहिए इसकी जो मैग्नीट्यूड होनी चाहिए वो ओरिजिनल चार्ज, यानी जिस चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं उसके मुकाबले में बहुत कम होनी चाहिए। कम क्यों होनी चाहिए? देखें, ये एक चार्ज है, इसने अपने इर्द गिर्द अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर ली है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पैटर्न अपने इर्द गिर्द जो है वो क्या कर लिया, सेटअप कर लिया, अपना जाल बिछा लिया है। अब ये जो टेस्ट चार्ज है ये भी तो एक चार्ज ही है, तो अगर ये चार्ज है तो इसके इर्द गिर्द भी तो इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होनी चाहिए। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड को कम रखेंगे, बहुत कम रखेंगे, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बहुत वीक होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले में,
और इसकी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये है कि टेस्ट चार्ज को छोटा इसलिए रखा जाता है ताकि ये ओरिजिनल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टॉर्ट ना करे, ठीक है। तो इसलिए रखा जाता है कि इट मे नॉट डिस्टॉर्ट, ख़राब ना करे ये किस चीज़ को, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड? ऑफ ओरिजिनल चार्ज या सोर्स चार्ज। जिस चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं उसकी फील्ड को ये डिस्टर्ब ना करें। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट आप क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को आप लेकर आते हैं उस रीजन के अंदर और उसके ऊपर लगने वाली फ़ोर्स को आप कैलकुलेट कर लेते हैं। अब पहला सवाल कि अगर टेस्ट चार्ज को करीब ना लेकर आया जाए तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उस वक्त भी मौजूद होगी? तो जवाब है यस, उस वक्त भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी, क्योंकि फैराडे के मुताबिक ये इस चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि ये अपने इर्द गिर्द क्या चीज़ डेवलप कर लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लेता है। तो इसका मतलब है कि कोई टेस्ट चार्ज हो या ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इर्द गिर्द जो है वो क्या होगी, मौजूद होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैं यहाँ पर डॉट्स की जो है वो मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। कल हम एक नया कंसेप्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन आज आप ये देख लें कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डॉट्स बना रहा हूँ। लेकिन ये डॉट्स मैंने कैसे बनाए हैं, आप अगर इसको पैटर्न को देखें तो ये मैंने इंटेंशनली ऐसा पैटर्न बनाया है कि इस चार्ज के करीब डॉट्स ज़्यादा बनाए हैं और जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जा रहे हैं तो डॉट्स की तादाद जो है वो कम करता जा रहा हूँ और इनके दरमियान स्पेसिंग जो है वो क्या करता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। इसका मतलब है यहाँ पर डॉट्स की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी यहाँ पर ज़्यादा करीब करीब हैं, और यहाँ पर डॉट्स की डेंसिटी कम है, यानी ये दूर दूर है। तो ये सिर्फ इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है कि इस चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इसको एस से सिंबल से लिख रहा हूँ। ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं जो है वो डब्ल्यू से जो है वो रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ़ाइन करने का वक्त आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने देखा कि चार्ज ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर ली है, डेवलप कर ली है। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करना है तो आपको टेस्ट चार्ज के करीब लेकर आना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लेकर आता हूँ, उस टेस्ट चार्ज को मैं कहता हूँ ये Q0 है। ये एक पॉजिटिव टेस्ट सोर्स चार्ज था। ये टेस्ट चार्ज है जिसको हमने कहा बाय कन्वेंशन हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। इसका मतलब है ये इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा जिसकी डायरेक्शन जो है वो ये होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ़ाइन किया जाएगा, तो डेफिनेशन जो है वो आप लिख लें, फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट का मतलब होता है 1। इसका मतलब है कि 1 कूलम चार्ज के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है उस फोर्स को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे जितनी भी फोर्स लगाए, ये इस Q0 पे लगने वाली टोटल फोर्स है F। आपने ये देखना है कि 1 कूलम चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स जो है वो लगा सकता है ये वाला चार्ज। तो फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव जो है वो यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। आगे जाके हम देखेंगे कि एक और यूनिट भी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब देखें, लेफ़्ट हैंड साइड पे एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट हैंड साइड पे एक वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड हो रही है। अब ये स्केलर क्वांटिटी Q0 हमने कहा ये हमेशा पॉजिटिव है। तो अगर Q0 पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। यानी अगर इलेक्ट्रिक फोर्स राइट साइड पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड पे क्या है, डायरेक्टेड है इस केस में। सबसे पहला काम कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव करना है। अब कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं, ओवर में है Q0, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/Q0। F का मतलब है कि ये जो सोर्स चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है। और फोर्स मालूम करने के लिए पहले ही हम जो है वो देख चुके हैं कि हम क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, हम कूलम्स लॉ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं
कि ये जो टेस्ट चार्ज हमने रखा इस चार्ज से, यानी इस सोर्स चार्ज से कितने फासले पर रखा, r फासले के ऊपर रखा। तो अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान आपने फोर्स ऑफ रिपल्शन देखनी है तो वो किसके बराबर होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू जो कि है Q1 का मतलब है फर्स्ट चार्ज, यहाँ पर फर्स्ट चार्ज है हमारा सोर्स चार्ज। Q2 का मतलब है दूसरा चार्ज जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, वो चार्ज है Q0, मैं यहाँ पर Q0 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यहाँ पर वो जो डिस्टेंस है वो है r, तो मैंने लिख दिया r स्क्वायर, और साथ लिखूँगा r यूनिट वेक्टर। अब r यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर है जो कि फोर्स की डायरेक्शन के बारे में हमें बता रहा है, तो अगर फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड पे है तो इसका मतलब है ये r यूनिट वेक्टर भी राइट साइड पे, इसका मतलब मैं कहूँगा r यूनिट वेक्टर इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज। Q0 को Q0 से कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास रिलेशन आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू r यूनिट वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी ये जो पॉइंट चार्ज Q था उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है तो आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि इस चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी है, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ मालूम करना चाहते हैं वो इस चार्ज से कितने फासले पे मालूम करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब है अगर बड़ा चार्ज है यानी ज़्यादा चार्ज है तो उसकी वजह से फील्ड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लाजमी सी बात है, उसके करीब फिर आपको ये डॉट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फासला बढ़ाते जाएंगे फील्ड वीक होती जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पर डॉट्स की तादाद कम करके शो किया। फासला कम करते जाएंगे आप चार्ज के करीब आ जाएंगे, चार्ज के करीब आएंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग जो फील्ड है वो महसूस होगी। तो ये दो चीज़ें आपने देख ली। और r यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन के बारे में आपको बता रहा है, तो इट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम Q। इस केस में ये इस Q चार्ज से अवे दूर की जानिब जो है वो मौजूद है। तो अगर आप इस फाइनल रिलेशन में देखें कहीं पे भी Q0 एग्जिस्ट नहीं करता इस फाइनल रिलेशन में, तो इसका मतलब है Q0 की हैसियत सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को टेस्ट करने की थी। ये हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने में हेल्प करता है और फाइनल रिलेशन के अंदर इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक एग्जांपल है, एग्जांपल 12.2, तो हम उसकी स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 12.2 की स्टेटमेंट सबसे पहले मैं रीड करता हूँ। टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 16 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में अगर आप देखें एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर, ये डिस्टेंस आपको शो किया गया है। फाइंड द स्पॉट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अब ये जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, हमने इसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट तलाश करना है वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। तो ये आज का हमारी जो एग्जाम्पल। अब देखें, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये वो पॉइंट है P, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर होगी, ज़ीरो के बराबर होगी। अब अगर ये पॉइंट P, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये पॉइंट P इस चार्ज Q2 यानी ये जो दूसरा चार्ज है इससे कितने फासले पे मौजूद है, D फासले के ऊपर मौजूद है, यानी Q2 से लेके इस पॉइंट P तक का फासला जो है वो D है। अब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करना जो है वो क्या काम था कि हमने जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करना हो उस पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रखा जाता है। तो अगर फ़र्ज़ करें मैं इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखता हूँ Q0, तो ये जो Q2 चार्ज है ये इस Q0 चार्ज को यूँ रिपेल करेगा इस साइड पे। इसका मतलब है यहाँ पर अगर Q2 पड़ा हुआ है वो इस चार्ज को इस साइड पे रिपेल करेगा, तो इसका मतलब है Q2 की वजह से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स लेफ़्ट। सिमिलरली ये Q1 भी तो एक पॉजिटिव चार्ज ही है, तो अगर इस Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे मालूम करनी है तो वही बात कि टेस्ट चार्ज रखा जाएगा, टेस्ट चार्ज हमने रखा हुआ है। तो Q1 इस टेस्ट चार्ज को
अवे रिपेल करेगा, यूँ राइट साइड पे। इसका मतलब है इस पॉइंट P पे Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूँ राइट साइड पे होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कब होगी? आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट P पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो आपने ये वेक्टर्स वाले टॉपिक में स्टडी किया हुआ है कि टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी किसी भी वेक्टर में जब उसी का नेगेटिव वेक्टर ऐड किया जाए तो आंसर क्या आ जाता है? ज़ीरो आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर E1 वेक्टर और E2 वेक्टर इन दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगी तो इस पॉइंट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर आ जाएगी? वो ज़ीरो वेक्टर के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ इस इक्वेशन को कैश करना है कि इस इक्वेशन में लेफ़्ट हैंड साइड पे E1 की मैग्नीट्यूड और राइट हैंड साइड पे E2 की मैग्नीट्यूड बराबर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो है वो Q1 की वैल्यू जो है वो लिखता हूँ कि Q1 जो है उसकी वैल्यू है 16 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P will be zero if पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 इन दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। E1, अब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी हो तो दो चीज़ों का पता होना चाहिए था। पहली चीज़ क्या है? चार्ज की मैग्नीट्यूड। दूसरी चीज़ उस पॉइंट P का उस चार्ज से फासला। आप देख रहे हैं कि Q2 का पॉइंट P से फासला है D, तो Q1 का पॉइंट P से फासला कितना होगा? वो फासला होगा 3 माइनस D, क्योंकि टोटल फासला है 3। अगर उसमें से D ये वाला फासला निकाल दें तो बाकी इधर से लेके इधर तक का फासला बच जाएगा, वो होगा 3 माइनस D। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू का पॉइंट चार्ज, अभी आपने फॉर्मूला जो है वो टॉपिक में पढ़ा आज के कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज मैं लिखूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r²। R का मतलब है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, और ये जो हमारा पॉइंट चार्ज है इन दोनों के दरमियान फासला कितना है, तो मैंने लिखा 3.0 माइनस D² इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर मैं लिखूँगा Q2 ओवर, अब सेकेंड चार्ज का इस पॉइंट P से फासला जो आपने एज्यूम किया हुआ है वो कितना है? D, तो ये आपके पास आ गया D²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। Q1 की जगह आपने लिखा 16 माइक्रोकूलम, Q2 की जगह आपने लिखा 4 माइक्रोकूलम ओवर D²। ये ज़रा स्क्वायर को ओपन कर लें तो आप ये जानते हैं कि A माइनस B होल स्क्वायर को ओपन किया जाए तो ये आता है A² प्लस B² माइनस 2AB, तो A² 9, B की जगह D है, D का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा D² माइनस 2AB, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और साथ जो है वो D आ गया आपके पास। तो ये हमारे पास जो है वो अब रिलेशन जिसको हम जो है वो देखते हैं, ये कैंसिल हो गया, 4 जो है वो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये D² इधर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 4D², ये सारा कुछ इस साइड पे चला जाएगा 9 प्लस D² माइनस 6D। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ये D² इधर आके 4D² में से माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा 3D²। उसके बाद ये माइनस 6D दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 6D हो जाएगा, और ये 9 उधर जाएगा तो ये माइनस 9 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें, D² प्लस 2D माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप लिखें D², फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2D की जगह लिख देते हैं 3D माइनस D माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से D कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा D प्लस 3, इन दोनों में से -1 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा D प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
तो अब दोनों में से d+3 कॉमन ले लें, इधर बचेगा d, इधर बचेगा -1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है या तो d-1 0 के बराबर है या d+3 0 के बराबर है। अब अगर d-1 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1 मीटर, और अगर d+3 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो आंसर आएगा -3 मीटर। अब देखें, आपने ये जो d फासला अज्यूम किया हुआ ना, ये आपने d फासला है इस Q2 की लेफ़्ट साइड पे। ये जो नेगेटिव आंसर है ये आपको बता रहा है कि ये जो पॉइंट P है ये इस Q2 की राइट साइड पे होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा पॉइंट तो इन दोनों के दरमियान में, क्योंकि हमने देखा कि इन दोनों के दरमियान में एक लोकेशन ऐसी है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के बिल्कुल क्या होती हैं, ऑपोजिट होंगी। तो यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और नेट फील्ड 0 बनाएंगी। ये जो -3 वाला पॉइंट है ये तो इस Q2 के राइट साइड पे आ जाएगा, यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर आ गया। अब इस पॉइंट पे अगर आप कोई टेस्ट चार्ज प्लेस कर देंगे तो ये Q2 भी उसको रिपेल करेगा अवे और Q1 भी इसको रिपेल करेगा अवे। तो इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस की एक ही डायरेक्शन में हो गई, तो ये तो कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो इसका मतलब है ये जो -3 मीटर वाला पॉइंट है ये दोनों चार्जेस के राइट साइड पे है, जो कि सही लोकेशन नहीं है, क्योंकि इस लोकेशन के ऊपर दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है और कैंसिल नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है d की वैल्यू किसके बराबर है, 1 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा पॉइंट जो इस Q2 चार्ज से कितने फासले पे मौजूद है, 1 मीटर के फासले पे, या यूँ कहा जा सकता है कि Q1 से इसका फासला जो है वो किसके बराबर है, 2 मीटर। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 के बराबर होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।